हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की पीजीटी कॉमर्स की सीरीज में स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि हम लोग 60 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं। और आपका आज डे 2 है। डे 1 में मैंने 25 क्वेश्चन अपलोड किए थे। आप आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। ये PYQ बेस्ड आपकी सीरीज चलने वाली है, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर के आऊंगी। यूपी पीजीटी टीजीटी में जो एग्जाम हुआ है उसके भी साथ में अलग अलग जो आपके KVS है, MRS है, NVS है, यहाँ पर भी जो पीजीटी में क्वेश्चंस आप लोग के लिए गए हैं कॉमर्स से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चंस मैं आप इसमें इंक्लूड करूंगी, जिससे कि आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और जो जून में एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है कि जून में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, और अगर हम बात करें टीजीटी की तो मई में आपका होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको टारगेट पे रखते हुए हम अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश बुक का उपयोग निम्नलिखित को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग: all cash receipt only, cash payment only, cash and credits only, cash and credit sales, all receipt and payment of cash। तो कैश बुक जो बनाई जाती है, तो कैश बुक में कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं? तो कैश बुक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम कैश में करते हैं, कैश में भले ही आप पेमेंट करें या कैश में आपको कुछ रिसीव हुआ हो, तो वो सारी चीजें किस में दिखाते हैं? हम कैश बुक में दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। जितनी भी आपकी रिसीविंग हुई हो, पेमेंट आपने किया, वो सारी चीजें हम कैश बुक में दिखाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वॉचिंग सेल्स रिटर्न? एग्जामाइन डेबिट नोट्स, एग्जामाइन कट ऑफ पॉइंट्स, एग्जामाइन क्रेडिट नोट्स, एग्जामाइन सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सेल्स रिटर्न है उसकी वॉचिंग क्या होती है, प्रमाणन क्या होता है? ये आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड है। जो प्रमाणन होता है, वॉचिंग होती है, किससे रिलेटेड हो जाता है? ये आपकी अंकेक्षण ऑडिटिंग से रिलेटेड है। जब आप ऑडिटर जो होता है, अंकेक्षक जो होता है, कंपनी के अकाउंट्स जो बनाए गए हैं उनका मिलान कर रहा होता है, उनके जो भी एविडेंस होते हैं उनके साथ, तो वो प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है? वॉचिंग कहलाती है। और जिनसे मिलान करता है उसे हम वाउचर्स कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉचिंग और वाउचर क्या होता है। तो इसी वाउचर को, इसी प्रमाणन को रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, अंकेक्षण की। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको जोर से ध्यान में रखिए। और या फिर इस तरह से भी आता है कि अंकेक्षण का सार किसमें है? तो प्रमाणन में है। ये ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो कह रहा है कि विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय किसकी जांच करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, तो वो आपके डेबिट नोट हो जाते हैं, उनको एग्जामिन करने की आवश्यकता हमें नहीं होती। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको देनदारियों की राशि की गणना करनी है। देनदारियों मतलब यहाँ दायित्व जो आपके हैं, लायबिलिटीज जो है, उसको निकालना होगा। जब आपकी टोटल एसेट 10,000 की है और टोटल कैपिटल 5,000 की है, आपको क्या निकालना है? लायबिलिटीज निकालनी है कि कितनी होंगी। जो अकॉर्डिंग इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, लेखांकन समीकरण, अकॉर्डिंग इक्वेशंस आपने लेखांकन समीकरण पढ़े होंगे, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो क्या होता है हमारा लेखांकन समीकरण, उसी से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा तीन तरह से इसको हम देखते हैं। अगर हम नॉर्मली लिखें तो एसेट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा लायबिलिटीज प्लस हो जाती है कैपिटल, ये हो जाती है हमारी अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब इसी को आप कई तरह से लिख सकते हैं, लायबिलिटीज बाहर आ जाएंगी और एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा भी है कि लायबिलिटीज अगर हमें निकालनी हो तो हमें क्या करना है? हम लायबिलिटीज को बाहर कर लीजिए और एसेट में से हम क्या लेस कर देते हैं? कैपिटल को। तो हमारी निकल करके क्या आ जाएगी? हमारी निकल करके आ जाएगी लायबिलिटीज। यही इस क्वेश्चन में हमें करना है। एसेट कितनी दे रखी है? टोटल एसेट आपकी 10,000 बताई हुई है, लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए, 5,000 की कैपिटल दे रखी है। अब कितना आपके पास रिमेनिंग बचता है? 5,000। यही 5,000 क्या है आपकी? यही 5,000 आपकी हो जाती है लायबिलिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग इक्वेशन के बारे में। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
यदि पत्नी द्वारा लिया गया ऋण उसकी निजी संपत्ति से दिया गया मान लिया जाए तो ऐसे ऋण की स्थिति इस प्रकार होगी। इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज अज्यूम्ड टू बी गिवन आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी देन पोजीशन ऑफ सच लोन इज लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, फुली सिक्योर्ड है या फिर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वाइफ है, वाइफ ने जो लोन लिया है अगर अज्यूम कर लिया जाता है कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे अगर हम क्रेडिटर्स में दिखा रहे हैं। तो आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी वाले चैप्टर में, दिवालिया जो है चैप्टर आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि जो कई तरह के आपके क्रेडिटर्स होते हैं उसको उसकी कई लिस्ट में रखा जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर अगर वाइफ ने लोन लिया है और उसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी माना गया है तो वो किस तरह का आपका होगा, वो हो जाता है असुरक्षित ऋणदाता, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अलग अलग लिस्ट है, सारी लिस्ट को आपको याद करना है कि किस लिस्ट में कौन सी चीज आ रही। कभी कोई डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे की जो वीडियोज आएंगी वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगी और किस लिस्ट में क्या चीजें आ रही वो भी आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों के लिए नाममात्र बही खाता में तैयार किया गया एक स्थानापन्न खाता है लेकिन कुल आंकड़ों के साथ। द डैश इज द सब्स्टिट्यूट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द नॉमिनल लेजर फॉर द डैश अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स बट विद टोटल फिगर्स। न्यूट्रल लेजर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, जर्नल लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस तरह के कस्टमर्स हैं जिनका कि अपना पर्सनल अकाउंट होता है जो नाम, लेकिन उनके लिए नाममात्र खाता बही यानी कि नॉमिनल लेजर जो प्रिपेयर किया जा रहा है तो वहां पर उसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा या फिर कैसे दिखाया जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो आपका कुल देनदार खाता होता है, टोटल डेटर अकाउंट होता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाता जो व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अकाउंट विच रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द बिजनेस, ड्राइंग अकाउंट, केटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। यानी कि जो बिजनेस है उसका जो ओनर होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा अकाउंट होता है, इसमें से कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो उसे हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। जो आहरण खाता होता है वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो ओनर होता है, ओनर जो कैश निकाल रहा होगा या फिर किसी तरह के गुड्स को निकाला है अगर बिजनेस से तो उसको हम क्या कहते हैं, वो चीजें आपकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो वो अकाउंट आपका जो ड्राइंग अकाउंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओनर को। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो ड्राइंग अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है या फिर आपका रियल अकाउंट है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेखांकन में कौन सा खाते का प्रकार नहीं है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंट इज इन अकाउंटिंग, रियल, पर्सनल, सब्सटेशनल या फिर नॉमिनल। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता और नाम मात्र का खाता। कौन सा नहीं होता, ये पर्याप्त वाला सब्सटेशनल जो है ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। बाकी तीनों ही आपके अकाउंट के टाइप होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी पृष्ठ प्रणाली किस लेजर में पूर्ण होती है, इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड, जर्नल लेजर, पर्सनल लेजर, केटर्स लेजर, डेटर्स लेजर। यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जब आप किसी भी जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसके दोनों पक्षों का लेखा करते हैं तो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। किसने इसकी शुरुआत की थी, तो लुकस पैसियोली, आपको पता ही होगा। उनको जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने की थी, तो लुकस पैसियोली थे। कौन सा दोहरी पृष्ठ प्रणाली के लेजर में पूर्ण होती है, तो किस तरह का लेजर बनाते हैं हम, सामान्य खाता बही जो जर्नल लेजर होता है वहां पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह के रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के जो PYQ हैं एग्जैक्टली जो पेपर आया था वो आपने नहीं देखा तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 2021 में जो पेपर हुआ था देख सकते हैं आप कि किस तरह का पेपर था, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और उसके अलावा भी जो उससे प्रीवियस में पेपर हुए हैं वो भी वहाँ पर अपलोड है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छी वीडियोस है जहाँ पर आपको डिटेल में एक एक चीज मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान नई मशीनरी के निर्माण के लिए किया जाता है। वेजेस ऑफ ₹5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। की जो सैलरी दी गई, सैलरी क्या है यहाँ पर वेजेस दी गई है, जो वेजेस है वो 5,000 की पे की गई है। किस लिए की गई है, कोई न्यू मशीनरी थी उसके निर्माण के लिए, तो वहां पर उसे हम किस अकाउंट में दिखाएंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है।
तो यहाँ पर उसे हम किस अकाउंट में दिखाएंगे? वैसे तो ये वेजेस हैं, लेकिन ये वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगी। अगर आपने किसी मशीनरी के निर्माण के लिए, मशीनरी को की स्थापना के लिए कोई भी मजदूरी दी होती है या कोई भी इसके अलावा एक्सपेंसेस किए होते हैं तो मशीनरी अकाउंट में ही जाते हैं। वो उसे किस में दिखाएंगे? हम मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट करेंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ना कि मजदूरी खाते में। अगर आप ये लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल अकाउंट? डेटर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वास्तविक खाता किसका होता है? जो एसेट्स होती हैं, अब वो चाहे करेंट एसेट हो या फिर फिक्स्ड एसेट हो। तो एसेट यहाँ पर कौन दिख रही है हमको? बिल्डिंग दिख रही है, भवन खाता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेशियो एनालिसिस? अनुपात विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण में उपयोगी है। सही कह रहा है कि रेशियो एनालिसिस जो होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है उसमें हेल्पफुल होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट है कि रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अनुपात विश्लेषण संचार और समन्वय सहायक। ये भी करेक्ट है कि जो रेशियो एनालिसिस में आप निकालते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, बहुत से तरह के आपके रेशियोज निकाले जाते हैं इसमें, उसके थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं और उसमें कंपेयर करना भी इजी हो जाता है। फिर है कि रेशियो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में कमजोर स्थानों की पहचान करने में सहायक नहीं है। तो ये चीज आपकी क्या है? ये पॉइंट गलत है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही आप निकाल रहे हैं, अब ये रेशियो लगातार क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो हमको ये पता चल रहा है कि हमारा लाभ, सकल लाभ जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कम होता जा रहा है। अब क्यों कम हो रहा है? इसके लिए हम और भी रेशियोज को देख सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो निकाले जाते हैं, बहुत तरह के सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, तो उन सबका यूज करके हम देख सकते हैं कि क्यों हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी कह रहा है कि रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अनुपात विश्लेषण वित्तीय योजना को अनुमान में सहायक है। बिल्कुल करेक्ट है। इन सब का यूज करके जो आगे की पॉलिसीज हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग कर पाता है कि आगे हमें किस तरह से काम करना है। तो ए, बी और डी ये 3 पॉइंट आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो ए पॉइंट में हमको सही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ए, बी एंड डी हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पर कई पॉइंट दे रखे होंगे और आपको देख के बताना है कि कौन सा उसमें से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ और हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का हिस्सा है? Which of the following is a part of sequence of expenses in profit and loss account? Financial and other expenses, selling and distribution expenses, office and administration, all of these. तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा। जो इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट अगर आपको याद होगी तो कॉस्ट शीट में जो भी आपके ओवरहेड्स होते हैं, जो भी ओवरहेड है वो सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे आपके हो जाते हैं परिव्यय, सारे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं और वो सारे दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय और खर्च, विक्रय विक्रय, कार्यालय प्रशासनिक व्यय, ये तीनों ही क्या हैं? ओवरहेड्स हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये आपके दिखाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और किस साइड दिखाए जाएंगे? ये आपके डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ और हानि विनियोग खाते में कौन सी वस्तु दर्शाई जाती है? विच आइटम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? लाभांश घोषित किया हुआ, शेयर जारी करने पर छूट, गैर परिचालन व्यय, चालू संपत्ति। जो अभी बात हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यहाँ पर कहा है कि लाभ और हानि विनियोग खाता जो बनाया जाता है तो उसमें हम क्या चीजें दिखाते हैं। तो कौन सी चीज वहां पर हम दिखाएंगे? तो वो इसमें आप अपना लाभांश जो आपने घोषित किया, डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है वो दिखाएंगे। डिविडेंड अगर पेड है तो किसमें दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड है, घोषित किया गया है, अभी पे नहीं किया गया, तो उसे हम लाभ और हानि विनियोग खाते में दिखाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो आपके एक्सपेंसेस ये हैं, चालू संपत्ति, ये तो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। और शेयर जारी करने पर छूट या फिर गैर परिचालन व्यय जो है ये किसमें दिखाया जाएगा? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है।
तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ पर शो की जाती है, तो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिक्राम में लिखित अधिनियम के अनुसार विनिमय का बिल आमतौर पर तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली डन बाय बैंक ऑन द क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑन द बैंक, क्रेडिटर ऑन हिज डेटर या फिर डेटर ऑन हिज क्रेडिटर। लेनदार पर बैंक के द्वारा, बैंक पर ऋणदाता के द्वारा, लेनदार अपने देनदार पर, देनदार अपने लेनदार पर। कहने का मीन्स ये है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसमें जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि जो विनिमय बिल क्या है, एक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वहां पर जब वो तैयार किया जाता है या जब बनाया जाता है तो किस पर होता है, किस पे द्वारा लिखा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे करता है। तो ये किस पे होता है, लेनदार अपने देनदार पे करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर प्रणाली के अंतर्गत लेजर खाते तैयार किए जाते हैं। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड 5, 4, 3 या फिर 2। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर प्रणाली जो होती है उसमें कितने आपके लेजर खाते तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है कि इसमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब वो कौन से 3 अकाउंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये 3 अकाउंट जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान है, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई दान प्राप्त हुआ, यानी कि वो स्पेसिफिक पर्पस है उसके लिए डोनेशन आई है, तो वो क्या है, उसे किस तरह से आप ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाती है, पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है, कैपिटल रिसीव्ड है। क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बार बार ये आपकी नहीं होगी। ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी प्राप्तियां जो बार बार होती हैं वो रेवेन्यू में जाती हैं, लेकिन ऐसी प्राप्तियां, ऐसी रिसीव्ड कहिए या ऐसे एक्सपेंसेस, दोनों ही बातें आती हैं, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं, वो कैपिटल रिसीव्ड होती हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से क्लियर आपको एक एक पॉइंट को रखना है कि क्या चीज किससे रिलेटेड होती है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दान में सामान देने पर निम्नलिखित में से किस खाते में धन जमा किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑन गिविंग गुड्स इन डोनेशन, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो सामान मीन्स जो गुड्स हैं वो जो है डोनेशन के डोनेट किए गए, डोनेशन में दिए गए हैं, तो उनकी एंट्री की जा रही है, तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एंट्रीज ध्यान में रखनी होगी कि किस तरह का क्या एंट्री होती है। तो दान में या डोनेशन में जब दिया जाता है तो कौन सा अकाउंट पे इसको क्रेडिट करते हैं, तो आपका परचेज अकाउंट हो जाता है। खरीद खाता कह दीजिए, क्रय खाता कह दीजिए, या फिर परचेज अकाउंट होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर क्या एंट्री होती है ये बात करें, क्योंकि एंट्री भी डायरेक्ट आपकी लिखी हो सकती है वहां पर, तो यहाँ पर डोनेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाता है और क्रेडिट क्या हो जाता है टू परचेजेस अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में रकम और खातों की अनजाने में चूक या भूल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर कॉमनली नोन एज फ्रॉड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्कैम्स, एरर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन आपने करे हुए हैं उसमें किसी तरह की कोई भूल चूक हो जाती है, किसी अकाउंट को में आप गलत चढ़ा देते हैं या फिर कुछ अमाउंट आप गलत लिख देते हैं, तो इस तरह की जो भूल चूक होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम त्रुटियां बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनसे कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मैच करता, कुछ एरर ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो आगे से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें हम उनको और डिटेल में समझेंगे। तो एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राम को 500 की बिक्री उसके खाते में 50 रुपए के पोस्ट करने से प्रभावित होगा। सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड इफेक्ट सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 500 की बिक्री की गई थी राम को, लेकिन उसके अकाउंट में जब दिखाया गया, एंट्री की गई, तो 50 रुपीज की ही करी गई। यानी कि वैसे तो एक जीरो कम किया गया, लेकिन वो एक जीरो नहीं, कितने ओवरऑल कम हो गए, 450 कम हो गए, 450 रुपए कम कर दिए गए। तो अब वो किस अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो वो आपके जो राम का ही अकाउंट है उसको ही इफेक्ट करेंगे। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरे अभिलेखों से खाता तैयार करने पर निम्नलिखित में से क्या तैयार नहीं किया जा सकता है? ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर? कैश अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और उससे या फिर रिकॉर्ड्स आपके पास इनकम्प्लीट है, उससे अगर आप अकाउंट में प्रिपेयर कर देते हैं तो वहां पर क्या आप सही ढंग से प्रिपेयर नहीं हो कर पाएंगे? तो वहां पर क्या चीज रहती है, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मैच नहीं करता, उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड जो होता है वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो इक्वल नहीं आएगा अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जो आपने लेजर हम बनाते हैं, लेजर में जो बैलेंस निकल करके अकाउंट्स का आता है उसी बैलेंस से ही हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो अगर हमारे पास वो चीजें सही नहीं है, सभी अकाउंट्स का बैलेंस नहीं है, तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल नहीं आएंगे तो क्या करना है, जिधर बैलेंस आएगा उधर हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और दोनों साइड को इक्वल कर लेंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को बैलेंस शीट में अन्य चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट? लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अनपेड डिविडेंड। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को बैलेंस शीट में जो आपके ऑप्शन दे रखे उसमें से कौन सा जो है वो बैलेंस शीट में आप करंट जो लायबिलिटीज होती हैं उसके अंदर आप दिखाएंगे। जिस तरह से एसेट आपकी फिक्स्ड और करंट होती है, इसी तरह लायबिलिटीज भी होती हैं जो करंट और लॉन्ग टर्म दोनों से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सी आपकी चालू दायित्व हैं, इसमें से जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं तो कौन सा हो जाएगा, अनपेड डिविडेंड जो है वो हो जाता है आपका करंट लायबिलिटीज, और बाकी तीनों चीजें जो हैं वो आपकी नहीं रहेंगी जो करंट लायबिलिटी हो, लेकिन जो अनपेड डिविडेंड है, अचूकता लाभांश है, ये हो जाता है आपकी करंट लायबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्कंद को बैलेंस शीट में नीचे दिखाया गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो अंतिम स्कंद जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है, पहली बात तो क्या होती है, जो होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि वो लायबिलिटी है या एसेट है। तो जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, वो हो जाती है एसेट। अब क्वेश्चन आता है किस तरह की एसेट है, तो ये करंट एसेट होती है। तो किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा, चालू संपत्ति में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, Messrs Shyam Private Limited follows under financial year for accounting the company in the beginning of the year on 1st April 2017, कोई भी आपने जो है डेट लिखी हो सकती है, purchased a new machinery of 2,50,000 and the installation charges were 5,000 with an estimate scrap value of 10,000 and estimate life of 5 years. What will be the depreciation for the year under the straight line method? Messrs Shyam Limited Private Limited है, उन्हें वित्तीय वर्ष का पालन करना है और कंपनी ने वर्ष की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल 2017 को 2,50,000 की एक नई मशीनरी खरीदी है और स्थापना शुल्क उसका 5,000 है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है और उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है 5 वर्ष की। आपको सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास निकालना है 2017-18 के लिए। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि इसको हमें क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला इसको डिप्रिसिएशन में इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें सीधी रेखा पद्धति से निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के डायरेक्ट एसेट ही लिख दीजिए आप, क्योंकि फिक्स्ड एसेट ही यहाँ से बात ही हो रही है। तो वैल्यू ऑफ एसेट प्लस कर दिया जाएगा उसमें इंस्टॉलमेंट जो आपने इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं उसको ऐड कर दिया जाएगा और माइनस कर दी जाएगी जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। अपॉन में क्या आ जाता है, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाता है एस्टिमेटेड लाइफ, जो उसकी लाइफ रहेगी जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये एस्टिमेटेड लाइफ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जो गिवन है तो उसको वहां पर प्लेस कर लेते हैं। वैल्यू कितनी है एसेट की, 2,50,000 की, 2,50,000 लिख लीजिए। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 5,000 के, 5,000 लिख लेंगे और स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 10,000 की, तो वो लिख लीजिए। अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 ईयर्स है तो 5 वर्ष लिख लेंगे।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐड कर लीजिए और लेस कर लीजिए। ऐड करेंगे और लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 2,45,000 आ जाएगा, 2,45,000 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब हमें सिंपली इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 4 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 49,000। तो डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया हमारा, डिप्रिसिएशन हमारा निकल करके आ गया 49,000। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो जब भी आपकी सीधी रेखा पद्धति से कहे, स्ट्रेट लाइन मेथड से कहे, तो यही फॉर्मूला होगा निकालने। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर यहाँ पर और दूसरे कोई मेथड से पूछता तो आगे की वीडियोस में वो भी मेथड्स को शामिल करूंगी, जिससे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कोई भी इससे रिलेटेड आपका अलग कहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम डिप्रिसिएशन को निकालते हैं। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैंक समाधान विवरण समाधान करता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर लेजर विद द डेटर लेजर, कैश बुक विद पेटी कैश बुक बैंक कॉलम विद द पासबुक। तो यहाँ पर जो समाधान विवरण बनाया जाता है वो किन दो चीजों से रिलेटेड होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो किन दो चीजों से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर एक तो आपकी कैश बुक हो जाती है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कैश बुक का बैंक कॉलम। तो यहाँ पर सिर्फ कैश बुक आपको नहीं लिखना है, देखना है। अगर और कोई ऑप्शन आपका नहीं दे रखा तो सिंपली आपका कैश बुक ही रहना है। अगर साफ साफ क्वेश्चन में आपके कहा है कि कैश बुक और बैंक कॉलम, तो वही आपका ऑप्शन सही रहेगा। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, पासबुक। इन दो चीजों में मिलान करने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में BRC बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, कि कैश बुक का बैंक कॉलम विद द पासबुक। एक आंसर है ऑप्शन डी। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट भविष्य में व्यवसाय न बेचने की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। द एक्सप्रेशन ऑफ नॉट टू सेल बिजनेस इन नियर फ्यूचर इज इंक्लूडेड इन द इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट में, कंजर्वेटिज्म में, एक्रूवल में, गोइंग कंसर्न में। मतलब ये मान के हम चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। हमारा कोई इरादा नहीं है कि अभी नियर फ्यूचर में हम उसको सेल करेंगे या उसको हम बंद कर देंगे। तो ये कौन सा आपकी अवधारणा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अवधारणा जो है वो हमें इस बारे में बताती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इकाई अवधारणा इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि हम ये मान रहे हैं कि हम बिजनेस जो है वो एक अलग इकाई है, एक अलग यूनिट है, और व्यक्ति जो है या उसके जो मालिक है वो अलग होते हैं। रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद में होता है कि फ्यूचर में जो भी हमारे प्रॉफिट होने वाले हैं उसके बाद हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज हो सकती है, लॉसेज होते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन कर लें, वो रूढ़िवाद हो जाती है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी चीजें इनकम जो होती है जैसी उपार्जित हो जाती है उसको हम इनकम मान लेते हैं। एक्चुअल रिसीव हुई हो ना हुई हो, उपार्जन इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी सारी अवधारणाएं हैं, ये तो 4 ही हैं और बहुत सी अवधारणाएं से रिलेटेड हैं, जो कि मैं आप लोग को PGT क्लासेस की एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, वहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो वित्तीय चर के बीच संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, परसेंटेज, रेट और टाइम, ईदर ऑफ द अबव। शुद्ध अनुपात, प्रतिशत, दर या समय, में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिए कि क्या होगा इसका आंसर, कि दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स है, उनको आप उनके बीच रिलेशनशिप को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आप लोग के लिए आ रही हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 60 डेज में ये आपकी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।